ऋषि दयानंद का मिशन कब सार्थक होगा? जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। वैसे मुझे तो पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर होगा, कहीं इसमें संदेह है नहीं। पर कितनी बाधाएं आएंगी, कितना समय लगेगा, ये एक अलग बात है। कितने विरोधी लोग बाधाएं डालेंगे और कितने लोग अपने भी बाधाएं डालेंगे, वो भी अलग बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सारी बाधाओं के होते हुए भी एक दिन ऋषि दयानंद का मिशन सफल जरूर होगा, बिल्कुल सफल होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि दयानंद का मिशन जिस दिन सफल हो जाएगा उस दिन ऐसा वातावरण बनेगा कि भारत में आनंद ही आनंद होगा। सब लोग अपने घरों पर दिनचर्या में योग साधना करते होंगे, करेंगे। यज्ञ संध्या उनकी दिनचर्या होगी। माता पिता को सुखी रखना उनका स्वभाव होगा। पड़ोसी पड़ोसी आपस में ऐसे प्यार करेंगे जैसे भाई भाई प्यार करता है। कहीं छल कपट द्वेष आदि नहीं होगा। पर इतना अच्छा वातावरण बनने के लिए अभी संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। और अभी संघर्ष की जो गति है वो थोड़ी मंद है, धीमी है। वैसे ऐसा लगता है कि काम तो ले लिया है हाथी का और चींटी काम कर रही है, ऐसा लगता है। लेकिन हताशा निराशा करनी नहीं है। मैं एक उदाहरण आपके बीच देता हूँ, फिर मैं अपनी चर्चा आपके बीच करूँगा। समुद्र के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा था और वह व्यक्ति देख रहा था कि जब पानी की लहरें आती हैं तो बहुत दूर तक आती हैं, और पानी की जब लहरें आती हैं तो थोड़ा चढ़कर आती हैं और फिर शांत होकर के नीचे से ऐसे चली जाती हैं। और संभव है आप भी कभी समुद्र के किनारे गए होंगे। कई बार पानी के साथ मछलियां आ जाती हैं और पानी तो लौट जाता है, लेकिन मछलियां नहीं लौट पाती हैं। तो बिना पानी के बाहर किनारे पर वो तड़फने लगती हैं। एक व्यक्ति ये नज़ारा देख रहा था। उसके मन में एक भाव आया कि क्यों न मैं इन मछलियों को उठाकर पानी में फेंक दूं। तो उसने मछली उठाई, पानी में फेंक दी, मछली उठाई, पानी में फेंक दी। ऐसा करते हुए उसे एक आदमी देख रहा था और उसने उससे आकर कहा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? देखो कितना बड़ा समुद्र है और कितनी मछलियां निकलती हैं, क्या तुम सबको डाल पाओगे? तो जो मछली उठा उठा कर पानी में फेंक रहा था उसने कहा, मित्र ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मछलियां बहुत हैं, मैं सबको नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन मुझे संतोष यह है कि मैं कम से कम जिस मछली को डाल देता हूं उसको तो जीवन कम से कम मिल जाता है। अरे कम से कम उसको तो जीवन मिल जाता है। तो इसीलिए आपके मन में कई बार ऐसा आता होगा कि बहुत बिगाड़ आ गया है, बहुत विकृति हो गई है, कैसे सुधार होगा? लेकिन नहीं, आपके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा कम से कम उसको तो आनंद आएगा। इसीलिए सुधार का क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। एक घेरा बनाओ, एक छोटा सा घेरा बनेगा। अरे पानी में जब कंकड़ फेंका जाता है तो एक छोटा घेरा बनाता है और वही छोटा घेरा धीरे 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 बड़ा होने लगता है। अच्छा कितना बड़ा हो जाता है? अरे किनारे तक पहुंच जाता है। इसीलिए याद रखना, ऋषि दयानंद के द्वारा जो घेरा बनाया गया था
स्वयं के व्यवहार से वो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक दिन संसार के आखिरी छोर तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ये लहरें बंद होने वाली नहीं। आपको तो बस विचार करना है, समझना है, और अगर मन बन जाए कि ऋषि दयानंद की विचारधारा जरूरी है तो फिर आपको सहयोग करना है। और जिस दिन एक एक व्यक्ति सहयोग करने लगेगा तो कहावत चरितार्थ हो जाएगी। अरे जब एक तिनके तिनके को जोड़कर, एक तिनके तिनके को जोड़कर एक मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है, तब फिर बताओ छोटा छोटा काम करके एक बहुत बड़ा काम क्यों नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अपने मन में विचार पक्के करो कि एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके सामने आज फिर एक दो इतिहास का पन्ना पलटूंगा। कल हम, चूंकि कल और परसों 2 दिन का समय रहेगा रात्रि में, रविवार के दिन तो केवल दोपहर तक सभा चलेगी, इसीलिए कल और परसों हम परिवार पर बात करेंगे, गृहस्थ पर बात करेंगे। इसीलिए आप लोग पूरे परिवार सहित आना। आज मैंने इसीलिए बता दिया है, कहीं आप ये ना कहें हमें तो पता ही नहीं चला कौन से दिन गृहस्थ पर बोलेंगे, इसीलिए बता दिया है। आप पूरे परिवार, बच्चों सहित, बड़ों सहित सभी लोग आना, पति पत्नी सब, तो कुछ आनंद आएगा। इतिहास में ऐसी बहुत ढेर सारी गलतियां हुई हैं, ऐसी गलतियां ना हो और हम समझ सकें कि हमें क्या क्या सुधार करना है, इसके लिए मैं आज की चर्चा रखता हूं। मैं पहले एक प्रश्न रखता हूं इतिहास का, अगर समय बचा तो और अगला प्रश्न रख लेंगे, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा होता है। 2-4 दिन 10 दिन में सारा इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता, साल भर में भी नहीं पढ़ाया जा सकता। मुख्य मुख्य बिंदु विषयगत उसमें से ले लिए जाते हैं। तो आज मैं एक पन्ना ले रहा हूं और ज़्यादा ध्यान दे करके सुनना। हमारा देश कभी चक्रवर्ती राज्य करता था, धीरे धीरे यह ऐसी विकट स्थिति में आ गया कि अपना देश भी अपना एक देश नहीं रह गया। जिस समय अंग्रेज भारत देश में आया था, उस समय 565 रियासतों में देश बट गया था। 565 टुकड़े हो चुके थे पहले से ही भारत के। और अंग्रेज जब जा रहा था तो उस समय इसके 565 टुकड़े ही करके जाना चाहता था। अंग्रेजों ने जिस देश को गुलाम बनाया और जिस देश को आज़ाद किया, उस देश के टुकड़े कर दिए। इतिहास में देख सकते हैं आप, उन्होंने यहाँ के राजाओं को बुलाया, एक एक राजा को बुलाया और उससे अलग बात की और उसे ये बताया कि अब हम देश छोड़कर जा रहे हैं, तुम चाहो तो अपनी स्वतंत्र रियासत ले सकते हो। अंग्रेजों के इस झांसे में 3 रियासत के लोग आ गए, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। मैं तो यहाँ बस आपको रियासतों के बारे में बता रहा हूँ और संक्षेप में आपको ये भी बता रहा हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ये बात कही थी हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में कि अगर आर्य समाज ने सहयोग न किया होता तो हैदराबाद को शीघ्रता से मुक्त नहीं किया जा सकता था। आर्य समाज के सहयोग से हैदराबाद मुक्त हुआ। आर्य समाज ने बड़ा काम किया है, इसीलिए आर्य समाज को समझने की जरूरत है। लेकिन आज मैं जो पृष्ठ पलट रहा हूं वो और पुराना है। ये महात्मा चाणक्य के काल का प्रश्न है। एक रियासत होती थी जिसका नाम था तक्षशिला। नाम इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि विश्वविद्यालय होता था तक्षशिला में, इसीलिए पूरे विश्व भर में तक्षशिला विश्वविद्यालय के कारण वह रियासत भी प्रसिद्ध हो गई। तक्षशिला रियासत के किनारे
सीमाओं से लगी हुई एक रियासत थी, उसका नाम था कैकय। कैकय रियासत में जो राजा राज्य करता था उसका नाम था पर्वतेश्वर, और तक्षशिला में जो राजा राज्य करता था उसका नाम था आंभी। ये दोनों मित्र थे, दोनों मित्र थे, लेकिन आंभी का जो पुत्र था, जो नौजवान था, आंभी कुमार, वो बहुत बदतमीज था। वो ऐसा था कि बराबर की रियासत को, कैकई रियासत को बहुत हानि पहुंचाता था। ऐसे समझो जैसे वर्तमान का पाकिस्तान हो, वर्तमान का चीन हो, सीमाओं को प्रभावित करता रहता। कभी उसके पशुओं को चुरा लेता, कभी लोगों को मरवा देता, कभी सामान चुरा लेता। तो एक दिन कैकई देश के लोगों ने एक बैठक की और बैठक में राजा को बुलाया और राजा को आमंत्रित किया, राजन, क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी? और यह प्रश्न प्रत्येक देश के नागरिक का अपना होता है। हमारे देश की सीमाओं पर गड़बड़ होती है तो प्रत्येक नागरिक को मन में प्रश्न आता है, क्या कर रही है हमारी सरकार? राजा को आमंत्रित किया और उनमें से एक व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, राजन, आज की बैठक हमने इसीलिए लिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी? तो राजा ये बताना चाह रहा है, हमारी जो रियासत है वो छोटी है, सेना कम है। तक्षशिला बड़ी रियासत है, सेना बहुत ज़्यादा है। वो कहना तो ये चाह रहा है कि कैसे सुरक्षित करें, माने अपनी असमर्थता व्यक्त करना ही चाहता है। इतनी देर में वह अपनी पूरी बात कहे उससे पहले उसका एक चतुर महाअमात्य है। उस समय पर महाअमात्य और अमात्य हुआ करते थे। महाअमात्य बड़ा चतुर व्यक्ति है, बड़ा जानकार है। उसने राजा से बीच में ही अनुमति मांगी कि राजा साहब, मैं कुछ कहूं क्या? ये जो मंत्री लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, बड़े अनुभवी होते हैं। वो कई बार ठीक कर लेते हैं बात को। उसने भी यही किया। उसने कहा, राजा साहब, अपनी यथास्थिति तो बता रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं कह रहे हैं कि सीमा सुरक्षित नहीं रहेंगी। सीमा सुरक्षित रहेंगी, हम प्रयास करेंगे, शीघ्र ही कोई ऐसा कदम उठाएंगे, सीमा सुरक्षित हो जाएंगी। देखो राजा क्या कहना चाह रहा था और महाअमात्य ने क्या कह दिया। तो राजा भी पूछने लगा उससे, महाअमात्य से, चुपचाप के, भाई तूने ऐसा क्यों कह दिया, कैसे सुरक्षित रहेंगे? वैसे सही तो यह है बंधुओं कि अगर कोई राजा ऐसा कहता है कि हम असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राजा बनने का, जोर से बोलो, कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में ऐसे भी राजा हुए हैं। हमारे देश में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्हें राजा बना दिया गया, पीछे से रिमोट किसी और के हाथ में था। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बंधुओं, महामात्य से जब राजा ने पूछा, महामात्य ये बताओ तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है? तो वो कहता है, महाराज हमारे पास तो बहुत प्रोग्राम हैं। हम तो इस बड़ी तक्षशिला को, क्या इससे भी बड़ी कोई रियासत हो, उसे भी सबक सिखा सकते हैं। अच्छा तो बताओ प्रोग्राम क्या है? तो महामात्य कहता है, महाराज मैं यहां नहीं बता सकता, मैं यहां नहीं बता सकता क्योंकि राष्ट्र से संबंधित विषय है। आप मुझे गोपनीय जगह पर पूछो, या तो एकांत में पूछो या विश्वसनीय लोगों के बीच में पूछो, तो मैं आपको बता सकता हूं
कि वो तरीके क्या हैं जैसे दूसरे देश को सबक सिखाया जा सके। और वो बताता है कि मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि साधारण सभा में लोगों के बारे में मालूम नहीं होता कि ये कौन लोग बैठे हैं, और कई बार इन लोगों में विदेशों के गुप्तचर भी होते हैं। और हमारी अगर बात इनको पता चलेगी तो हम उस काम को करने से पहले ही फेल हो जाएंगे। इसीलिए एक बात नोट करो, अगर राष्ट्र के लिए कुछ काम करना है तो चुपचाप करो। राष्ट्र के लिए काम करना है तो सुरक्षित व्यवस्था में करो। और आज भी वर्तमान स्थिति में ऐसे ही काम करने की जरूरत है। बिल्कुल चुपचाप काम करो। काम थोड़ा करते हो, हंगामा ज्यादा करते हो, सबको पता चल जाता है आपका प्रोग्राम क्या है। वो लोग सजग हो जाते हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले हैं, उनको पता चल जाता है काम क्या है। आप तो वैसे ही फेल हो गए। इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि आपकी नीति तब सफल है जब लोगों को काम होने के बाद पता चले, और काम होने से पहले नीति पता चल गई तो वो किसी मतलब की नीति नहीं है। राजा ने कहा ठीक है। एक गोपनीय जगह पर बैठक हुई, विश्वसनीय लोगों के बीच में बैठक हुई, और बैठक में महाअमात्य ने अपनी योजना बता दी। हमारे पास इतनी योजनाएं हैं। राजा ने कहा, योजनाओं को सुनकर समझकर कहा, तुम ठीक कहते हो, इन योजनाओं से हम सफल हो सकते हैं। और तुम काम शुरू कर दो, काम शुरू करो। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। विशेषाधिकार चाहिए, विशेषाधिकार मिलेगा तुम्हें। और अगर तुम्हें कुछ लोग भी चाहिए टीम बनाने के लिए, तो जितने चाहो विश्वसनीय लोगों को एकत्रित करो और काम शुरू कर दो। ऐसी ही स्थिति वर्तमान में भी है, और ऐसी ही स्थिति क्रांतिकारियों के काल में भी थी। अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं तो बोलो, जनता को क्या करना चाहिए? उनका सहयोग करना चाहिए। जो लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति कुछ काम होना चाहिए, तो जो लोग काम पर लगे हैं, सही में काम कर रहे हैं, उनका आप सहयोग करो। काश क्रांतिकारियों का भी सहयोग हुआ होता तो देश बहुत जल्दी आजाद हो जाता। जैसे राजा कह रहा है, महामात्य तुम काम करो, पैसे की चिंता मत करना, सुविधाओं की चिंता मत करना, साधनों की चिंता मत करना। काश बिस्मिल की टीम को भी यही कह देते लोग। राम प्रसाद बिस्मिल की टीम को लोग कह देते, तुम पैसे की चिंता मत करना, तुम लगे रहो। अरे क्या बात करते हो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बड़े दुख के साथ कहा था कि अगर समाज ने हमें राष्ट्र के लिए सहयोग किया होता तो हमें अंग्रेजों का खजाना लूटने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी मजबूरी थी खजाना लूटना। काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना लेकर जो ट्रेन जा रही थी, उसे लूटना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि पैसा नहीं है, हथियार नहीं है। हथियार जुटाने पड़ेंगे, तब जाकर के हम क्रांति कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। लोगों ने सहयोग नहीं किया। क्रांतिकारियों को लोग सहयोग करने की बात करते हो, पास में खड़े भी नहीं होने देते थे। क्रांतिकारियों को अपने पास खड़े नहीं होने देते थे। उनसे ये कहते थे, हमारे पास मत खड़े हो, नहीं तो लोग हमें भी क्रांतिकारी समझेंगे, हमें भी परेशान करेंगे। क्रांतिकारियों को शरण देने वाली केवल और केवल एक संस्था थी। क्या नाम है उसका? आर्य समाज।
सरदार भगत सिंह जब बंगाल गया तक कलकत्ता की विधान सरणी आर्य समाज में ठहरा था। वहाँ आज भी बोर्ड लगा हुआ है कि भगत सिंह यहाँ इतने समय तक रुके। आप कभी जाइए इंद्रप्रस्थ गुरुकुल जाइए। इंद्रप्रस्थ गुरुकुल दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है, फरीदाबाद और दिल्ली में। वहां पर एक अंदर तहखाना बना है, वहां से सुरंग जाती है जंगल की ओर। वहां पर लिखा हुआ है ये क्रांतिकारी यहां ठहरते थे, और जब अंग्रेज पकड़ने आते थे तो सुरंगों के रास्ते से जंगल में चले जाते थे। आर्य समाज ने शरण दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को सहयोग नहीं किया लोगों ने। अरे पिताजी ने सहयोग नहीं किया। बात समझ में आई तब जो कहा कि चलो घर में रहेगा, नहीं तो पहले दिन तो यूं कह दिया तू भाई एक चीज चुन ले। जब ये पता चला कि आर्य समाज जाता है तो ये कह दिया या तो आर्य समाज में रहेगा जाएगा या घर में रहेगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पिता ने कहा आज तू एक चीज चुन ले, या तो घर या आर्य समाज। लेकिन कैसा दीवानापन है उस व्यक्ति में। वो कह रहा है अरे मैंने तो आर्य समाज चुन ली, आर्य समाज चुन ली, फिर भी मेरे घर में खड़ा है। कुछ ने तो यह कहा, ऐसा भी लिखा कि मेरे कपड़े पहने खड़ा है, कपड़े तार दिए। मां कहती है तुम बेटे की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। बेटा कहता है मां बिल्कुल चिंता मत कर, ये नेकर पहन के जा रहा हूं, कल भिजवा दूंगा। चला गया। 2-3 दिन जंगल में रहा, उसके बाद आर्य समाज में रहा। आर्य समाज शाहजहांपुर। लोगों ने पूछा अरे कहाँ रहते हो बिस्मिल। पता चल गया घर तो जाता ही नहीं है ये। तो सुनो क्या कहता है वो लिखने की आदत थी ना उसको, तो लिख रहा है वो। क्या कह रहा है, अरे खाना बदोश हैं हम। बोलो क्या, अरे खाना बदोश हैं हम, देखो कहाँ घर करते हैं। अरे खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। दरों दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, दरों दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। अरे सूख ना जाए ये आज़ादी का पौधा, इसीलिए खून से इसे तर करते हैं। एक ही लालसा है बस, दूसरा कोई उम्मीद नहीं, कोई इच्छा नहीं। इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे, इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर जलेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। केवल एक आशा, देश आज़ाद हो जाएगा और हम नहीं रहेंगे, इसका कोई गम नहीं है। लेकिन देश हम रहें न रहें पर देश रहना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना, देखो जरा शब्दों को देखो क्या कह रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, कातिल की बाजू में कितना दम है ये देखना हमें तो। लेकिन एक उर्दू के कवि ने कुछ लाइनें लिखी। उसने कहा ये कौन से काल का कवि है ये अलग बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे बिस्मिल की लाइनों को पढ़ करके कुछ कहना चाह रहा हो। अरे बिस्मिल तुम तो चाह रहे थे शहीदों की चिताओं पर मेले लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अरे उनकी तुरबत पर एक भी दिया नहीं, उनकी तुरबत पर एक भी दिया नहीं, जिनकी शहादत से जरे थे कभी चिरागे वतन। अरे मकबरे दमकते हैं उनके जो बेच कर खा गए शहीदों के कफन, जो बेच कर खा गए शहीदों के कफन। ये भारत का दुर्भाग्य है। सत्ता उनको मिल गई जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। उन्होंने तो ये प्रार्थना की अंग्रेजों के नीचे ही राज्य करते रहेंगे हम तो तुम हमारे सिर पर बने रहो, हम नीचे राज्य दे दो। लेकिन जो पूर्ण स्वराज्य की कामना कर रहे थे वो बलिदान हो गए।
काश उनको मिली होती सत्ता। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने होते तो देश का मिजाज कुछ और होता। लेकिन अभी भी वक्त है, आप आज से भी अपनी योजना बनाकर काम करोगे तो कुछ बेहतर हो सकता है। मैं आपको दुर्दशाएं बताऊंगा, कैसे इतिहास में गलतियां हुई हैं, आज वर्तमान में देख पाएंगे आप साफ साफ। मैं इतिहास का पन्ना जरूर पलटूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल साफ साफ वर्तमान दिखाई देगा। और फिर मैं आपको समाधान भी दे करके जाऊंगा, क्या समाधान है इसका। मैं लौटाकर आपको वहीं ले चलता हूं, लौटाकर वहीं ले चलता हूं महामात्य के पास। आपके मन में प्रश्न होगा, जी क्या योजना बताई उसने, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या बताया उसने। महामात्य ने सबसे पहले योजनाओं में था उसके में बहुरूपीय, बेस बदल करके घूमने वाले लोग। आपने देखा होगा बहुरूपीय घूमते रहते हमारे नगर में, अभी भी है, शादी पार्टियों में आ जाते कभी कभी। बहुरूपीय बेस बदल लेते हैं। ऐसी टीम एक तक्षशिला भेज दी। अच्छा, ज्यादा ध्यान से सुनना। तक्षशिला में एक टीम काम कर रही है बहुरूपियों की। ये बहुरूपीय क्या करते हैं, कभी राजा से मिलते हैं किसी और वेश में, मंत्रियों से मिलते हैं किसी और वेश में, उनकी महिलाओं से मिलते हैं किसी और वेश में, सेना के अधिकारियों से मिलते हैं किसी और वेश में। और उन्होंने बातें जानी और उसकी बात उसको मिला कर बढ़ा चढ़ाकर उसे कह दी। तक्षशिला में राजा मंत्री सेना के अधिकारियों का एक दूसरे पर विश्वास खत्म कर दिया। ये जो मैं कह रहा हूं, पहुंची बात आपके पास? अभी नहीं पहुंची। सुनो, एक उदाहरण देता हूं तब समझ में आएगा कैसे विश्वास खत्म होता है। महामात्य की पत्नी, क्योंकि उस समय तक मूर्ति पूजा विकसित हो चुकी थी, वह एक मूर्ति के मंदिर में जा रही है पूजा करने के लिए, तो वो बहुरूपीय मिलते हैं। कापालिक शब्द प्रयोग किया है, कापालिक बन करके, एक विचित्र प्रकार के साधु बन करके उस महिला के सामने आ जाते हैं। और वो बहुरूपीय महामात्य की पत्नी से कहते हैं, महारानी जी नमस्ते। अच्छा, पत्नी किसकी है? महामात्य की। और वो क्या कह रहे हैं? महारानी। तो महिला कहती है, आपको गलत फहमी हो रही है, आप मुझे पहचानते नहीं हैं, मैं महारानी नहीं हूं, मैं तो महामात्य की पत्नी हूं। अब सुनो वो कापालिक क्या कहते हैं, देखो जी हम आपको नहीं जानते, लेकिन हमने तो आपके माथे को पढ़कर कहा है, हमने आपका माथा पढ़ा, हमने कह दिया अगर आप महारानी नहीं हैं तो जल्दी बन जाएंगी, आप जल्दी बन जाएंगी महारानी। अच्छा, इतना किसी महिला से कह के देखो, दिमाग खराब नहीं आया तो बताना। दिमाग खराब कर दिया उसका। जैसे तैसे पूजा करके घर पर लौटी, उसने जाते ही सबसे पहले चेहरा अपना शीशे में देखा और अपने आप से कहती है, लगती तो तू महारानी जैसी आई। वो अपने आप से कहती है कि तू लगती तो महारानी जैसी है। इन लोगों का बात कहीं कथन सही नहीं हो जाए। इतनी देर में सेविका आती है काम करने वाली, और वो महामात्य की पत्नी को नमस्ते कहती है, तो वो महामात्य की पत्नी उसको डांटती, चुप, महारानी कहो। उस सेविका को जब ऐसा शब्द सुनने को मिला तो उसने पलटकर कहा, महारानी जी नमस्ते। वो तो काम करने आई थी, काम करके चली गई। अच्छा, एक महिला का दिमाग खराब हुआ कि अब धोखा हो गया, और सेविका का दिमाग खराब हो गया। नहीं, ये क्या कह रही है? वो सेविका काम करने के बाद सीधे महाराज के पास गई
और महाराज को सारा प्रोग्राम समझा दिया, सारा प्रोग्राम समझा दिया। अच्छा, राजा के समझ में क्या आएगा आप बताओ? राजा के समझ में आएगा कि ये महामात्य जरूर मुझे मारने का प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा बताओ, ये प्रोग्राम शुरू कहां से हुआ? बहुरूपियों से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ बोलो? और कितना बड़ा षड्यंत्र बन गया। ऐसे ही पूरे देश भर में बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं सबका विश्वास खत्म हो गया। चलो मैं अपने देश की बात कर लेता हूं। अब आप बताओ, मेरे देश में लोगों का विश्वास बना हुआ है क्या? खत्म हो गया है? जोर से बोलो। यहां भी खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं, जिन्हें आप साधु समझते हो, वस्तुतः वो साधु नहीं हैं, वो बहुरूपीय हैं। चलो एक झलक अपने नगर की, अपने देश की भी देख लो। कैसे होते हैं ये बहरूपीय? बहरूपिया बस घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, महिलाओं का दिमाग खराब करने में 1 सेकंड लगती है, उसे 1 सेकंड। वो महिला बस ये कह दे, महाराज कुछ कल्याण कर दो हमारा, तब देखो उसका प्रोग्राम शुरू होता है। महिलाएं दिखाती तो अपना हाथ है, पर वो अपना हाथ दिखाने लगता है। फिर वो अपने हाथ दिखाने लगता है कि देखो हम कितने हुनरबाज हैं। उस महिला से कहता है, बहन जी तुम तो बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। किसी ने कुछ करवा रखा है। इतना कहने पर ही दिमाग खराब हो जाता है। फिर पता है वो मात्र बहन क्या कहेगी? क्या कहेगी? कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो। अरे किसने किया ये तो बता दो। अगर उसने ये पूछ लिया ना किसने किया है, तो उस महिला को बताते हैं तेरे घर में ही है कोई, ये करवाने वाला तेरे घर में ही है कोई। हो सकता है तेरा कहीं जेठ तो नहीं है। अच्छा बोलो, दरार डाल दी कि नहीं भाई भाई में? 1 सेकंड में दरार डाल दी। वो स्त्री अब घर के लोगों से मिलने देगी अपने पति को? और जोर से बोलो। पूरा देश ऐसे ही माहौल में फंस चुका है, मेरा देश। तंत्र यंत्र टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा, इतना बवाल है देश में, इतना बवाल है। इससे कैसे उभरोगे? बड़ा मुश्किल लगता है। एक काम किया उसने, बहरूपियों की टीम भेजी, सबका विश्वास खत्म। और उस राजा ने मंत्री को सस्पेंड कर दिया, यानी कि ये षड्यंत्र कर रहा है। अच्छा वो लाख दुहाई दे, अच्छा मंत्री को तो मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है, वो महामात्र को कुछ मालूम नहीं है, वो लाख सफाई दे, लेकिन नई बात बन रही है। महामात्र को अपना आदेश उन्होंने कह दिया, संदेश हमारा काम हो चुका है। ठीक, महामात्र ने दूसरी टीम भेज दी। दूसरी टीम थी नाटक मंडली, नाटक दिखाने वाले लोग। नाटक दिखाने वाले लोग तक्षशिला पहुंच गए। नाटक हो रहा है, नाटक वालों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और ये नाटक वाले लोग बड़े होशियार होते हैं। आपको जब चाहें तब तो हंसा दें, और जब चाहें तब रुला दें, आपसे कुछ भी करा सकते हैं। और नौजवान तो नाटक मंडली के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पता चलना चाहिए नाटक कहाँ हो रहा है, उन्हें यह पता चलना चाहिए कि यह नाटक हो कहाँ रहा है, वहीं पहुंच जाए। नाटक करने वाले लोगों के साथ नाचने वाली महिलाओं को भेजा। नाच हो रहा है तक्षशिला में, नौजवान नाच देख रहा है। नाच दिखाने वाली महिलाओं के साथ शराब पिलाने वाली महिलाओं को भेजा। शराब पिलाई जा रही है, नाच हो रहा है, शराब चल रही है,
और कुछ महिलाओं को वैश्यावृत्ति के लिए तैयार किया गया था, उनको भी टीम बनाकर भेज दिया। जिस देश के ऊपर ऐसे प्रयोग किए जा रहे हों, अब आप अंदाजा लगा सकते हो उस देश का क्या हाल हो सकता है। जो दूसरे और अमात्य लोग थे, उनमें से भी कुछ प्रमुख होते हैं मुख्य महामात्य के नीचे, उनमें से ज़्यादातर लोग विलासिता में फंस गए। और एक अमात्य तो ऐसा था जो वैश्या के चंगुल में आ गया और उसने तय खाने में डाल दिया, उसे तय खाने में शराब पिलाई और तय खाने में डाल दिया। माने अब तू यहीं पड़ा रहे, अगर बिना साधन के, बिना किसी के द्वारा निकाला नहीं जाता, या तो सीढ़ियाँ फंसाई जाती तब निकलता है। आज जैसे नहीं है कि पहले से ही ऑलरेडी सीढ़ियाँ बनाई जाती हों। पुराने समय के अलग तरह के तहखाने होते थे, उसमें अलग से डाला जा सीढ़ी तब निकलता था। वो नीचे पड़ा है, चिल्ला रहा है, उसको षड्यंत्र समझ में आ गया। सारा का सारा तक्षशिला देश नौटंकी में, शराब में, व्यभिचार में डूब गया। महामात्य की टीम ने महामात्य को बता दिया हमारा काम हो गया। तो जो कैकई देश की रियासत की पूरी सेना कभी तक्षशिला का आधी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी, वो आज महामात्य केवल आधी सेना लेकर गया, केवल आधी सेना लेकर के गया और तक्षशिला पर अपना झंडा फहरा दिया। ये इतिहास का पन्ना पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आप पढ़ लीजिएगा। और चाणक्य नाम का सीरियल है, उसमें भी कुछ झलक दिखाई गई है, उसे देख लेना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, ये इतिहास का पन्ना क्यों पलटा, क्योंकि वर्तमान में मेरे देश के हालात भी तक्षशिला जैसे ही हैं, बिल्कुल तक्षशिला जैसे है। मेरे देश के लोगों में विश्वास नहीं है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। कौन कब किसकी कुर्सी खींच ले, कौन कब किसकी कुर्सी, कौन कब मंत्री पद से हटा दे। क्यों जी, मैं इशारा कर रहा हूं, समझ रहे हैं क्या? अगर समझ रहे हैं तो बताओ किसकी कुर्सी चली गई? अरे बोलो। अरे महाराष्ट्र में ना चली गई, केंद्र में चली गई। खैर डॉट डॉट करके समझ लो आप। जो अधिकार में है वो किसी की भी कुर्सी खींच लेता है। षड्यंत्र चल रहा है, विश्वास नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। और मेरे देश के नौजवानों के हालात देखना चाहोगे, और मैं जहां इस समय बैठा हूं, इसको पंजाब कहते हैं। क्यों जी? सबसे ज़्यादा नशा पिया जा रहा है यहाँ। मेरे देश का नौजवान नशा में डूबा हुआ है। अच्छा, बच्चों नौजवानों का क्या करें जब जोर से बोलो, जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री शराब पीता, राज्य का मुखिया ही पीता हो तो क्या करें? देश के हालात कैसे हैं? पूरा देश इस समय नशे में डूबा हुआ है। और मैं ये बात बड़े जोर से कह सकता हूं, अगर भगत सिंह जैसे नौजवानों को ये पता होता कि कहीं मेरे देश के नौजवानों की जवानी कहीं सिगरेट के धुएं में तो नहीं उड़ जाएगी, बोतलों के गंदे बंद पानी में डूब करके मेरे देश के नौजवानों की जवानी तो नहीं मर जाएगी, अरे थिएटर की गंदी वायु में सड़कर तो नहीं मर जाएगी। उसे अगर ऐसी आशा विश्वास होता तो वो कभी क्रांति नहीं करते। उन्हें तो ये अंदाजा था कि हम जिस समय बलिदान हो जाएंगे, उस समय पर देश के अंदर जो नौजवान होंगे वह भगत सिंह का नाम लेकर के क्रांतिकारी बन करके आगे उभर करके आएंगे। प्यारे बंधुओं, क्या है हालात मेरे देश के? थोड़ी देर और रुको, जब रुक ही रहे हो तो इमरजेंसी काहे की है, बैठो।
हाँ जी, मेरे देश के नौजवानों की व्यवस्था देखना चाहते हो तो मोबाइल देख लो, मोबाइल देख लो, बस मोबाइल। राष्ट्रभक्ति का एक गाना नहीं मिलेगा, सारे फिल्मी गाने मिलेंगे, फिल्मी। आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, राष्ट्र की चर्चा हो रही है, और आपने पूरे नगर में बुलावा दिया है, और आप देखो कितनी उपस्थिति है, और नौटंकी करवा के देख लो, आप नौटंकी करवा के देख लो वर्तमान में, फिर देखो कितने नौजवान आते हैं। मोबाइल देखो, पता चल जाएगा। 80% से ज्यादा मोबाइलों में नंगे चित्र मिलेंगे, नंगे। आप में से चाहो तो कोई मेरा विरोध कर सकते हो पूरी भरी सभा में कि आप गलत कह रहे हो। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत, जोर से बोलो। कमाल है, देश इतनी दुर्दशा से चल रहा है और लोगों को कोई समाधान नहीं मिल रहा है। देश के हालात बहुत बुरे हैं। कैसे हालात हैं? महर्षि दयानंद जी महाराज के काल की एक घटना को एक व्यक्ति ने चित्रित किया। वो कह रहा है, ऐसा लग रहा था कुछ लोग पुरानी फूटी हुई नाव को लेकर समुद्र में उतर पड़े हैं। जरा ध्यान देना क्या कह रहा है। कुछ लोग पुरानी फूटी हुई नाव को लेकर समुद्र में उतर पड़े हैं, अच्छा बचेंगे? फिर उसमें कह रहा है, पतवार उनके हाथ में नहीं है, किनारे से तूफान आ रहा है, ऊपर से बरसात आ रही है। कैसी विकट स्थिति उपस्थित की है। वो ये बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये कोई पुरानी नाव कोई और नहीं है, ये मेरा देश है, क्योंकि इससे पुराना और कोई देश। ये फूटी हुई क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें छिद्र हो रहे हैं। मेरे देश में छिद्र हो रहे हैं, मेरे देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, घोटाले, आतंकवाद और साजिश बहुत है मेरे देश में। पवित्रता नहीं रह गई, मानवता नहीं रह गई है। एक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है जी? क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लांछन लगा सकता है पवित्र आदमी को, जान से मार सकता है, दुर्घटना कर सकता है। इतने बुरे हालात हैं। अच्छा, अपने लोगों के हालात ऐसे हैं, और जो राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे हैं वो कितना खतरनाक योजना बना रहे हैं। वो अपनी योजना पर लगे हैं। वो भारत देश को खत्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचकर काम कर रहे हैं। दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे। अरे तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। याद रखना, इतिहास लिखने वाला माफ नहीं करेगा। जब इतिहास लिखने वाला ये लिख सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाजियों का सबसे अधिक योगदान था, जब ये लिख सकता है, महर्षि दयानंद क्रांति के अग्रदूत थे, यह लिख सकता है, तो इतिहास लिखने वाला ये नहीं लिखेगा कि 2022 आने तक हम लोग कैसे हो गए थे। ये नहीं लिखेगा क्या? लिखेगा। दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे। अरे तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। अरे बहारों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर ये आसियाना क्या कहेगा। बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ फिर कहाँ जाओगे। अरे फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर, आसियाना बनाने फिर कहाँ जाओगे। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं।
वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। अरे खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ भंवरे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया है। खड़ा होना पड़ेगा। जो नहीं खड़े हुए तो इतिहास तो क्या माफ करेगा, नई पीढ़ी हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगी। कैसा वातावरण बना के जा रहे हैं हम अपनी नई पीढ़ी को। इसीलिए इस विकट वातावरण का समाधान है, सबसे पहला समाधान है गुरुकुल। जोर से बोलो, क्या है सबसे पहला समाधान? बालक बालिकाओं को गुरुकुल भेजो, गुरुकुलों की समीक्षा करो, गुरुकुलों को बेहतर बनाओ। अगर आसपास नहीं गुरुकुल तो गुरुकुल बनाओ। और गुरुकुल का मतलब केवल संस्कृत पठन पाठन नहीं होता। गुरुकुल का माहौल बनाओ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाओ, उत्तम बच्चों का निर्माण करो। यह है सबसे पहला समाधान। आप जैसे कॉन्वेंट स्कूल चल रहे वैसे पैटर्न पर चलाओ। वहां पर योग्य आचार्य रखो, वो उनके नैतिकता को पाठ पाठ पढ़ाकर परीक्षा करेगा, एक अच्छे मनुष्य बनेंगे और विद्वान भी बनेंगे और चरित्रवान भी बनेंगे। यह है पहला समाधान। दूसरा समाधान है आपके पास आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन, साप्ताहिक कार्यक्रम। इसे बेहतर बनाओ और आज ये संकल्प लेकर जाओ कि हम पूरे परिवार सहित रविवार को आर्य समाज में आएंगे ही आएंगे। और हम राजपुरा में हैं तो आर्य समाज राजपुरा आएंगे, और अगर देश के किसी कोने में है तो वहाँ की आर्य समाज जाएंगे। ये संकल्प ले लो, क्योंकि आर्य समाज में जो लोग आते रहते हैं उनको सैद्धांतिक जानकारी होती है, ऐतिहासिक जानकारी होती है, उन्हें सही जीवन जीने की जानकारी मिल जाती है। ये दूसरा तरीका है आपके पास कि भाई ये करो तो आप अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हो। एक तीसरा तरीका है आर्यवीर दल की शाखा, आर्यवीर दल का कार्यक्रम। आर्यवीर दल में शिविर लगाओ, अपने बालक बालिकाओं को शिविर में 7 दिन भेजो। वहाँ 2-2 घंटे सुबह शाम व्यायाम कराया जाएगा, 3-3 घंटे उनको बौद्धिक दिया जाएगा। और याद रखना, अगर ये तीनों संस्थाओं के तीनों कामों के पास अगर कोई बच्चा नहीं आया तो फिर उसे सुधारना असंभव है, मुश्किल नहीं। क्योंकि जो आपके संपर्क में ही नहीं आएगा उसे आप जानकारी दोगे कैसे? और बिना जानकारी के कोई अच्छा बन जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सही जानकारी का कोई तो स्रोत होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको समाधान दिया, आर्य समाज के लोग ये कार्य करें। काम बहुत हैं, आप बस एक मिशन लगाओ, एक मिशन बनाओ कि हम अपने आर्य समाज रूपी सिद्धांतों को लेकर जन जन तक पहुंचेंगे। माताएं महिलाओं के बीच जाएं, पुरुष लोग पुरुषों से बात करें, प्रतिनिधि बनाएं आर्य समाज के। एक को अध्यापक प्रतिनिधि बना दो, राजपुरा के अध्यापकों को लाना है। एक किसान प्रतिनिधि बना दो आर्य समाज का व्यक्ति, वो किसानों से संपर्क करे। माने हर विभाग हर व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ व्यक्ति आना चाहिए। यह है योजना। 4 पंक्तियां सुन लो, उसके बाद वाणी को विराम कर देंगे। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं आपको अंदाजा लगेगा हमें क्रांतिकारियों के प्रति कैसे संवेदना रखनी है, राष्ट्र के प्रति। दीप संवेदना के बन, दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। ऐसा ध्येय बनाओ कि मेरी वजह से प्रकाश ही होगा। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ।
न भूलो अपने कंधों पर लिए ऋण उन शहीदों का, जो चिरनींद में सोए कफन ओढ़े उम्मीदों का। न दिन को पेट भर रोटी, क्या लगता है आपको क्रांतिकारियों को भरपेट रोटी मिलती होगी दिन में? रात को चैन से सो जाते होंगे कि भाई अब काम हो गया सो लेते हैं। न दिन को पेट भर रोटी, न रातों को चैन से सोए, गुलामी के लगे धब्बे जिन्होंने खून से धोए। भारत देश की गुलामी के धब्बों को खून से धोया, खून से। गुलामी के लगे धब्बे जिन्होंने खून से धोए। बना तन जिसकी माटी से, जिस भूमि से शरीर बना, बना तन जिसकी माटी से, उसी को तन समर्पित था। अरे गंध जिसकी थी सांसों में, उसी को मन समर्पित था। थी कितनी राखियां जिसकी, कितनी बहनें जिनके भाई बलिदान हो गए राष्ट्र के लिए, कितनी देवियां जिनका सिंदूर राष्ट्र के काम आ गया, कितनी माताओं ने अपनी कोख राष्ट्र के लिए दे दी। थी कितनी राखियां जिसकी विवश सिंदूर रोए थे। पढ़ो तुम दर्द की भाषा, राष्ट्रहित कितने खोए थे। कभी कभी इतिहास पढ़ा करो उनका। चलो उन मूक होठों के, कभी उन परिवारीजनों को देखा करो, उनके परिवारीजनों का क्या हाल हुआ होगा। चलो उन मूक होठों के सिसकते गान बन जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से। कैसा वातावरण बने मेरे देश का। नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम का रोके, नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम का रोके, न कोई कंस या शिशुपाल मेरे कृष्ण को टोके। न टूटे कोई सत्याग्रह मेरे भारत के प्यारे का, न कोई अंश ले पाए मेरी माँ की धरोहर का। हमारे ऋषि दयानंद को न कोई विष पिला पाए, विरजानंद श्रद्धानंद फिर सुभूमि पर आए। सजग हो राष्ट्र के प्रहरी। कौन लोग हैं हम? राष्ट्र के प्रहरी हैं। ऐसा विचार करोगे तो निश्चित काम होगा। सजग हो राष्ट्र के प्रहरी, नमा टुकड़ों में बट जाए। निमंत्रण दे जो गौरी को, प्रथम जय चंद मिट जाए। कुदृष्टि देश पर डाले। अगर कोई गलत नजर डालता है देश पर तो हमें किस हद तक जाना है। कुदृष्टि देश पर डाले तो तुम बलिदान बन जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से। ऐसा सुंदर वातावरण बनेगा तब ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज के स्वप्नों का भारत और विश्व बन करके निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी।